हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम हमारे क्वाड और ऑकस दो अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं। इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो आज के दो समूह होंगे कौन कौन से, हमारे क्वाड और ऑकस। सबसे पहले हम क्वाड के बारे में जानकारी लेंगे। क्वाड का मतलब QUAD। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हमारे क्वाड का पूरा नाम है। सबसे पहले देखें क्वाड। क्वाड 4 अक्षरों से मिलके बना है। तो हमारे इसके अंदर 4 देश है। कौन-कौन से? हमारे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मतलब 4 देश। 4 देश कौन-कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच में एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और कूटनीतिक मंच के रूप में काम करता है। कौन? हमारा क्वाड। बात करें इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? चारों मिलके साथ क्या करना चाहते हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित, कौन-कौन से? स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक आदेश को सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं क्वाड की। शुरुआत में इसकी वैचारिक शुरुआत की बात करें 2004 में की गई थी। तो क्वाड की अवधारणा पहली बार 2004 में हिंद महासागर में जो आई विनाशकारी सुनामी थी उसके दौरान सबके सामने आई थी। मतलब इसकी विचारधारा की अवधारणा की बात करें तो ये हमारे सबसे पहले 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उस समय सबके सामने आई थी। तब इन चारों देशों ने आपदा राहत के लिए एक त्वरित सुनामी या तुस्नामी, क्या? तुस्नामी कोर ग्रुप, जो टी से शुरू होता है, तो तुस्नामी कोर ग्रुप बनाया था। कब? 2004 के अंदर। फिर औपचारिक प्रस्ताव की बात करें 2007 में आया। तो जापान के उस समय के प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो आबे। तो उस समय के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। उन्होंने 2007 में औपचारिक रूप से क्वाड का प्रस्ताव रखा था कि हमें एक समूह बनाना चाहिए जिसमें चारों देश शामिल हो। लेकिन चीन के कड़े विरोध और ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने की वजह से, क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का चीन ने कड़ा विरोध किया था, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से पीछे हट गया था। इस वजह से ग्रुप के ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर दोबारा से इसकी शुरुआत हुई 2017 में। मतलब इसका पुनरुत्थान होता है क्वाड 2.0। कब? 2017 में। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन की जो आक्रामकता और भारत के साथ जो डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, उसमें हमारे आसियान शिखर सम्मेलन जो मनीला में हुआ था, क्या? मनीला में हुआ था। इसके इतर चारों देश, जो चारों देश वहां इकट्ठा हुए थे, इनके अधिकारियों ने इसे पुनर्जीवित किया, बातचीत की कि हमें वापस से क्वाड को बनाना चाहिए। कब? जब हमारे आसियान में, क्या? 2007 में जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था मनीला में, तो इन चारों देशों के अधिकारी मिले और उन्होंने तय किया कि हमें क्वाड समूह दोबारा से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन, दक्षिणी चीन सागर में क्या, चीन की आक्रामकता बढ़ रही थी, साथ ही साथ भारत का डोकलाम विवाद भी हो गया था। फिर शिखर स्तर पर उन्नयन की बात करें 2021 से, तो मतलब इसमें वार्ता की जाने लगी 2021 से शिखर स्तर पे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पे, किसकी पहल पे? जो बाइडेन की पहल पे मार्च 2021 में क्वाड के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। क्या 2021 में क्वाड के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन होता है, जिसने इसे सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पे स्थापित किया। जिसने क्या किया? इसे सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पे स्थापित करने का काम किया। अब हम देखेंगे क्वाड की संरचना और संगठन के बारे में, मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहली बात करें तो गैर सैन्य प्रकृति का संगठन है। कैसा? गैर सैन्य प्रकृति का संगठन है। तो क्वाड कोई नाटो जैसा सैन्य संगठन या रक्षा गठबंधन नहीं है। आप इसे याद रखें, क्वाड क्या है? कोई नाटो जैसा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा जो हमारा सैन्य संगठन या फिर कोई रक्षा गठबंधन नहीं है। इसका कोई निश्चित चार्टर, संविधान या स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। आप इसे भी याद रखेंगे कि इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है, मतलब स्थायी सचिवालय, संविधान या फिर कोई निश्चित चार्टर भी नहीं है। बात करें क्वाड की कार्यप्रणाली, क्वाड किस प्रकार से कार्य करता है, तो क्वाड की बात करें तो यह प्रमुख 4 अलग-अलग स्तरों पे काम करता है। ये हमारे क्या, प्रमुख ये समूह हमारे 4 अलग-अलग स्तरों पे काम करता है। पहला स्तर आता है हमारा कौन-सा? राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन। पहला स्तर क्या आता है? राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन। दूसरा स्तर आता है विदेश मंत्रियों की बैठकें। तीसरा आता है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें और चौथा आता है हमारे विषय विशिष्ट कार्य समूह, वर्किंग ग्रुप्स जिसे कहते हैं। तो 4 स्तर कौन-कौन से हैं? पहला राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन होते हैं, दूसरे स्तर में हमारे विदेश मंत्रियों की बैठकें, तीसरे स्तर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें और चौथे में विषय विशिष्ट कार्य समूह, मतलब वर्किंग ग्रुप्स को शामिल किया गया है। बात करें इनके मार्गदर्शक सिद्धांत की, तो ये मंच के हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान पे टिका है। क्या सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान पे टिका है? लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, इनके सम्मान पे भी टिका है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, विशेषकर हमारे समुद्री कानून जैसे अनक्लोज है, उनको इसमें शामिल किया गया है।
क्योंकि चारों के चारों देश क्या हमारे समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं। अब बात करें हमारे जो क्वाड समूह है, तो क्वाड समूह के क्या-क्या कार्य है, कौन-कौन से की फंक्शंस या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा समुद्री सुरक्षा, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती और अवैध शिकार को रोकना। कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे समुद्री डकैती और जो अवैध शिकार है, इसको रोकने का काम पहला उद्देश्य। नौवहन की जो स्वतंत्रता है, इसको सुनिश्चित करना, मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो समुद्री डकैती, अवैध शिकार को रोकना, नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। फिर आपूर्ति श्रृंखला जो 5G 6G नेटवर्क है, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स है, इनकी सप्लाई चेन को हमारे चीन एकाधिकार से मुक्त करके सुरक्षित करना। मतलब क्यों? क्योंकि वर्तमान में चीन के द्वारा ही पूरी दुनिया में ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या-क्या हमारे 5G 6G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, ये हमारे क्या सप्लाई चेन के अंतर्गत चीन सबको सप्लाई करता है। लेकिन क्या है, इसका जो एकाधिकार है चीन का, उसको खत्म करना है। फिर क्या बात करें पारदर्शी बुनियादी ढांचे की, तो विकासशील देशों में उच्च गुणवत्ता वाले, या विकासशील देशों में उच्च गुणवत्ता वाले और रणमुक्त बुनियादी ढांचे का विकास करना, ताकि वे चीन के डेब्ट ट्रैप या कर्ज के जाल से बच सके। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए, क्या महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप जैसी पहलों को बढ़ावा देना। किसका? क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप जैसी जो पहले हैं, उसको बढ़ावा देना। ये इनके क्या हमने देखे उद्देश्य या कार्य। अब हम देखेंगे भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है, या फिर भारत की इनकी क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो महत्व की बात करें, सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करें, तो रणनीतिक संतुलन में काम आता है। तो ये भारत को एलएसी मतलब जो वास्तविक नियंत्रण रेखा और हिंद महासागर में चीन की जो आक्रामक घेराबंदी है, मतलब जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने के लिए भू राजनीतिक सुरक्षा को देता है। तो क्वाड क्या करता है चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन ने बहुत अति कर रही है कहाँ-कहाँ पे हमारे एलएसी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा और जो हमारे हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति है, उसका मुकाबला करने के लिए भू राजनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम आता है हमारे क्वाड। बात करें समुद्री क्षमता का विस्तार, या समुद्री क्षमता के विस्तार की बात करें, तो इसके माध्यम से भारत क्या है अपनी नौसैनिक पहुंच और निगरानी क्षमता को प्रशांत महासागर तक बढ़ाने में सक्षम हुआ है। क्यों? क्योंकि जापान के माध्यम से भारत क्या है अपने नौसैनिक पहुंच और निगरानी क्षमता को कहां तक, प्रशांत महासागर तक बढ़ाने में सक्षम हुआ है। बात करें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की, तो चीन पर दुनिया की निर्भरता कम होने से, क्या चीन पर दुनिया की निर्भरता कम होने से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में एक मजबूत वैश्विक विकल्प के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। अब बात करें चुनौतियों की, भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती आती है चीन का सीधा विरोध। इसका कौन विरोध कर रहा है? सीधा चीन कर रहा है। तो इसे एशियाई नाटो भी माना जाता है, जिसमें हमारे भारत चीन सीमा पर तनाव और अधिक जटिल हो सकता है। रूस के साथ संतुलन की बात करें तो क्वाड के अन्य 3 सदस्य रूस के कड़े आलोचक रहे हैं, जबकि रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार रहा है। यूक्रेन जैसे मुद्दों पर भारत को अपना रुख संतुलित करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि वो अमेरिका की तरफ से बोले या रूस की तरफ से बोले। फिर सैन्य प्रतिबद्धताओं के अभाव की बात करें तो क्वाड कोई रक्षा संधि नहीं है। क्वाड क्या है? कोई रक्षा संधि नहीं है, इसलिए संकट के समय अन्य देश भारत को सीधे सहायता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। न तो अमेरिका, न जापान, न ऑस्ट्रेलिया भारत को किसी प्रकार की सैन्य सहायता देने के लिए इस क्वाड के माध्यम से बाध्य नहीं है। अब बात करें क्वाड के महत्वपूर्ण निर्णय और हालिया जो बैठक हुई है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं 2-3 साल की। तो हाल ही के वर्षों में क्वाड ने बहुत सारे रणनीतिक नीतिगत फैसले लिए हैं। बात करें कौन कौन सी बैठकें हुई थी जिसमें कौन कौन से फैसले लिए गए। जैसे हमारी एक बैठक हुई थी मई 2024 में टोक्यो में, जिसमें हमारी बैठक का स्तर क्या था? हमारे विदेश मंत्री स्तर, विदेश मंत्री स्तर पे ये बैठक हुई थी। बात करें इसके निर्णय की तो साइबर सुरक्षा मजबूत करने और समुद्री निगरानी प्रणाली जो आईपीएमडीए, इसके विस्तार पर सहमति व्यक्त की गई थी। किसमें? हमारे मई 2024 की टोक्यो बैठक में। फिर सितंबर 2025 के अंदर वॉशिंगटन के अंदर बैठक हुई थी, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की समीक्षा करने और अवैध मछली पकड़ने पर लगाम लगाने के लिए, क्या क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल की समीक्षा करने के लिए और अवैध मछली पकड़ने की पर लगाम लगाने के लिए उपग्रह डेटा साझाकरण लाइव किया गया। ये किसके तहत किया गया? ये हमारे सितंबर 2025 की बैठक, जिसमें हमारे राष्ट्र अध्यक्ष थे, चारों देशों के, उन्होंने भाग लिया था, उसके तहत किया गया था। अप्रैल 2026 नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसकी बात करें तो हमारे ऐतिहासिक राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारा चीन पर निर्भरता कम करने के लिए क्वाड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की जो भारत में आधारशिला रखी गई थी। क्या क्वाड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की भारत में आधारशिला रखी गई थी।
फिर हिंद प्रशांत द्वीपों के लिए, किसके लिए? हिंद प्रशांत द्वीपों के लिए अंडर सी केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। किसकी? अंडर सी हमारे केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। किसमें? अप्रैल 2026 जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी। मई 2026 की बात करें तो इसमें हमारे नौसैनिक घोषणा की गई थी। तो हमारे मालाबार सैन्य अभ्यास 2026 में पनडुब्बी रोधी युद्ध जो एएसडब्ल्यू है, इसके लाइव अभ्यास का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। इसका जो लाइव अभ्यास था हमारे कहाँ? मालाबार सैन्य अभ्यास 2026 में पनडुब्बी रोधी जो युद्ध था, इसके लाइव अभ्यास का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। तो ये हालिया जो बैठक थी और उनके निर्णयों के बारे में देखा। अब हमने 2 शब्द इसके अंदर देखे थे, कौन-कौन से? समुद्री सुरक्षा की उन्नत पहले आईपीएमडीए और दूसरी आईपीएमएससी। तो दोनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आईपीएमडीए की बात करते हैं। तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इसकी बात करें तो क्वाड का एक अंतरिक्ष आधारित निगरानी नेटवर्क है। ये क्या हमारे हमारे क्वाड का एक अंतरिक्ष आधारित निगरानी नेटवर्क है जो समुद्र में डार्क फिश शिपिंग, जो समुद्र में क्या डार्क शिपिंग मतलब ऐसे जहाज जो रडार से बचने के लिए अपने ट्रैकर को बंद कर लेते हैं, उसको जाके पकड़ता है हमारे क्या? आईपीएमडीए। ये हमारे वाणिज्यिक उपग्रहों के माध्यम से, किसके माध्यम से? वाणिज्यिक उपग्रहों के माध्यम से जहाजों की रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलों को पकड़ता है और रियल टाइम डेटा साझा करता है। कौन? आईपीएमडीए। बात करें 2026 की, 2026 का सबसे बड़ा अपडेट है हमारा आईपीएमएससी, इसकी लॉन्चिंग करना। तो मई 2026 में भारत के प्रस्ताव पर आईपीएमएससी मतलब इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन ये लॉन्च किया गया है। क्या? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन लॉन्च किया गया है। यह है हमारे आईपीएमडीए का अगला चरण है, जो केवल जागरूकता नहीं बल्कि क्या है? सक्रिय निगरानी सहयोग पे केंद्रित है। और इसका मुख्य कार्यक्षेत्र क्या? हमारे हिंद महासागर क्षेत्र। खासकर देखें तो किसकी? चीनी पनडुब्बियों की निगरानी करने के लिए हमारे आईपीएमएससी लॉन्च किया गया है। इसके तहत P8I विमान, ड्रोन, तटीय रेडार इनके बीच में सीधा तालमेल बैठाया जाएगा। अब बात करेंगे 2026 में भारत में कौन-कौन सी जो क्वाड की कौन-कौन सी पहले चल रही है उनकी बात करें। आईएफसी, आईओआर के संचालन की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आईएफसी, आईओआर हिंद महासागर क्षेत्र के डेटा को प्रोसेस कर रहा है और इस क्षेत्र का निगरानी क्षेत्र बन चुका है। कौन? हमारे आईएफसी, आईओआर जो हमारे कहाँ? गुरुग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। फिर क्वाड एट सी की बात करें तो भारत 2026 में इस शिप ऑब्जर्वेशन मिशन की मेजबानी कर रहा है। जो शिप ऑब्जर्वेशन मिशन है हमारा क्वाड एट सी, इस मिशन की मेजबानी कर रहा है कौन? भारत। जहां क्वाड देशों के कोस्ट गार्ड अधिकारी इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्या इंटर ऑपरेबिलिटी सुधारने के लिए एक दूसरे के जहाजों पर तैनात होंगे। तो इसमें क्या करेंगे? जो हमारे कोस्ट गार्ड है, एक देश के कोस्ट गार्ड दूसरे देश के जहाजों पे तैनात रहेंगे। फिर महासागर एकीकरण की बात करें तो भारत अपनी राष्ट्रीय पहल महासागर को क्वाड के डेटा नेटवर्क से जोड़ रहा है। क्या? क्वाड के डेटा नेटवर्क से जोड़ रहा है ताकि हमारे मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों को सुरक्षा देकर खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्थापित कर सके। अब क्वाड के मामले में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्वाड के मामले में और जानकारी लें तो जैसे एक आते हैं मालाबार एक्सरसाइज। तो हमारे क्वाड का आधिकारिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्वाड के चारों देश एक साथ अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कहाँ? हमारे केरल के तट पे, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं। इसीलिए उस एक्सरसाइज को मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। क्वाड फेलोशिप की बात करें तो इसके तहत अमेरिका हर साल क्वाड देशों के 100 टॉप के छात्रों को एसटीईएम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ मतलब विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देता है। वो भी कितने? 100 छात्रों को। अब अगला संगठन देखते हैं। हमने क्वाड के बारे में देख लिया। एक संगठन हमारा ऑकस, AUKAS मतलब एयू का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इन 3 देशों को मिला के हमारा ऑकस संगठन बनता है। तो ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और चीन के जो बढ़ते सैन्य और समुद्री प्रभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। कौन सा? हमारे ऑकस। बात करें 3 देशों का तो बात करें इसकी औपचारिक घोषणा की स्थापना और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले इसकी औपचारिक घोषणा की गई। इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा हमारे 15 सितंबर 2021 को कब? 15 सितंबर 2021 को अमेरिका में जो हमारे जो बाइडेन थे, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन थे और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन थे। तो इन 3 नेताओं के द्वारा एक संयुक्त आभासी बैठक में की गई थी। ये वर्चुअल बैठक की गई थी तीनों देशों के बीच में। तो उसमें हमारी इसकी आधिकारिक घोषणा हमारे 15 सितंबर 2021 को की गई थी। ऐतिहासिक अभूतपूर्व कदम की बात करें, ऐतिहासिक अभूतपूर्व कदम की बात करें
तो ये समझौता ऐसा इसलिए ऐतिहासिक है। क्या ये समझौता है इसलिए ऐतिहासिक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 1958 ब्रिटेन के बाद लगभग 65 वर्षों में पहली बार अपनी अत्यंत संवेदनशील जो परमाणु प्रणोदक तकनीक है, न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, किसी तीसरे देश मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया है। मतलब सबसे पहले अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ ही क्या है इसको साझा किया था, इस तकनीक को, परमाणु प्रोपल्शन तकनीक, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, इसको केवल 1958 में ब्रिटेन के साथ साझा किया था अमेरिका ने, और उसके बाद किसी से साझा नहीं किया, और उसके 65 साल बाद में जाके हमारे ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरे देश के साथ ये साझा किया है, इसलिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है। मुख्य कारण की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना का आक्रामक विस्तार और प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय क्षेत्रों पर, क्या, प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों पर चीन के बढ़ती जो आर्थिक और सैन्य दबाव उसको रोकने का प्राथमिक कारण हमारे ऑकस। अब बात करें गठबंधन और इसके दो स्तंभों की। गठबंधन और इसके प्रमुख दो स्तंभों या पिलर्स की बात करें तो ऑकस तीनों देशों की नौसेनाओं, रक्षा मंत्रालयों और अनुसंधान विभागों के समन्वय पे काम करता है। क्या हमारे ऑकस क्या है? तीनों देशों की नौसेनाओं, रक्षा मंत्रालयों और अनुसंधान विभागों के समन्वय पे काम करता है। और इसकी साझेदारी क्या मुख्य रूप से दो स्तंभों में विभाजित है। जिनकी साझेदारी कौन कौन से दो स्तंभ है, दो पिलर्स है जिनमें विभाजित है। पहला पिलर आता है वो आता है हमारा परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां, और दूसरा पिलर आता है उन्नत रक्षा तकनीक साझाकरण। तो पहला पिलर क्या आता है? परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां, और दूसरा पिलर आता है उन्नत रक्षा तकनीक साझाकरण। तो पिलर एक की बात करें तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ईंधन से चलने वाली, तो इसके तहत क्या हमारे ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ईंधन से चलने वाली लेकिन पारंपरिक हथियारों से लैस, परमाणु ईंधन से चलने वाली लेकिन हथियार कैसे होंगे? पारंपरिक हथियारों से लैस, मतलब कन्वेंशनल आर्म हमलावर पनडुब्बियां जो एसएसएन है, ये दी जा रही है। खास बात देखें तो ऑस्ट्रेलिया को कोई परमाणु हथियार नहीं दिए जा रहे हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया को ना तो ब्रिटेन ना ही हमारे अमेरिका के द्वारा कोई परमाणु हथियार नहीं दिए जा रहे, केवल और केवल पनडुब्बी चलाने की तकनीक दी जा रही है, वो भी परमाणु वाली क्या है, पनडुब्बी चलाने की तकनीक दी जा रही है। पिलर एक के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां दी जा रही है। पिलर दो की बात करें तो इसके तहत क्या हमारे तीनों देश भविष्य की युद्ध प्रणालियों का सह विकास कर रहे हैं। क्या भविष्य की युद्ध प्रणालियों का सह विकास, मतलब तीनों मिलकर विकास कर रहे हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर सुरक्षा, समुद्र के नीचे चलने वाले स्वायत्त ड्रोन जो अंडर सी ड्रोन है उनको भी शामिल किया गया है। तो दो पिलर से इसके कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां, दूसरा उन्नत रक्षा तकनीक साझाकरण। अब हम देखेंगे हमारे ऑकस के मुख्य कार्य और रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में। तो शक्ति संतुलन इसका मुख्य कार्य है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को एक तरफा वर्चस्व स्थापित करने से रोकना। क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को क्या है? एक तरफा वर्चस्व स्थापित करने से रोकना। अंतर संचालन नीतियां की बात करें, इंटर ऑपरेबिलिटी की, तो युद्ध या फिर संकट की स्थिति में, युद्ध या संकट की स्थिति में तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच में त्वरित, सुचारू और निर्बाध तालमेल स्थापित करना। क्या? तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच में त्वरित, सुचारू और निर्बाध क्या तालमेल स्थापित करना। फिर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा की बात करें तो रक्षा विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों की, या रक्षा विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित और मजबूत करना, ये इनका मुख्य कार्य और रणनीतिक उद्देश्य है। अब ऑकस तो बन गया, लेकिन ऑकस के सामने भारत के लिए कौन कौन सी रणनीतिक मायने हैं और भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां, उनकी बात करें तो भारत सीधे तौर पर ऑकस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव भारत की भू राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले बात करें अच्छे तरह से कैसे प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से कैसे महत्व इसका, तो चीन पे दबाव बन रहा है। तो चीन हिंद सागर महासागर में, चीन क्या हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए जिसको अपनी नीति थी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उस नीति को अपना रहा था। और ऑकस के द्वारा चीन को प्रशांत महासागर में उलझाए रखने से भारत पर दबाव कम हो जाता है, क्योंकि ऑकस क्या कर रहा है? चीन को प्रशांत महासागर में उलझाए रख रहा है। भारत के लिए अच्छा है। तो भारत के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि भारत क्या है, चीन क्या हमारे स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति पे बहुत कम काम कर पा रहा है। फिर क्वाड के पूरक की बात करें तो भारत क्वाड को विशुद्ध सैन्य गठबंधन बनाने से बचता रहा है कि क्वाड क्या है, हमारे सैन्य गठबंधन नहीं बने। ऑकस इस कमी, सैन्य कमी को पूरा करता है, जिससे हमारा क्वाड गैर सैन्य कूटनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑकस ने वो पूरी कमी थी उसको कर दिया। तो भारत क्या क्वाड में ज्यादा ध्यान दे सकता है, क्योंकि भारत वैसे भी चाहता था कि क्वाड क्या सैन्य गठबंधन ना बने, तो सैन्य गठबंधन दूसरा बन गया तो उसका पूरक की तरह काम करता है। तकनीकी लाभ की संभावना की बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ घनिष्ठ संबंधों की वजह से भारत में
भविष्य में भारत को पिलर 2 के तहत कुछ उन्नत रक्षा तकनीकें प्राप्त होने की प्रत्यक्ष संभावना है। किसके तहत? पिलर 2 के तहत। अब भारत के लिए इसकी ऑकस की क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, उनकी बात करें तो हथियारों की होड़ बढ़ेगी। तो इस गठबंधन में से क्या होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इस गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में हथियारों और परमाणु प्रौद्योगिकी की एक नई होड़ शुरू हो गई है, जो हमारे क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर सकती है। राजनयिक असंतुलन की बात करें तो ऑकस की वजह से फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी सौदा रद्द हो गया है। जो फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पनडुब्बी सौदा था, वो रद्द हो गया है। किसके कारण? ऑकस की वजह से। और भारत को अपने पुराने मित्र फ्रांस और ऑकस देशों के बीच कूटनीतिक संतुलन बना साधना पड़ रहा है कि भारत क्या फ्रांस के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो हमारे ऑकस देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो दोनों में संतुलन बना पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरा, परमाणु अप्रसार की चिंता। तो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु तकनीक देने से क्या वैश्विक परमाणु अप्रसार मतलब नॉन प्रोलिफरेशन नियमों के देखिए कई नई चिंताएं और बहस शुरू हो रही है। उन्होंने कहा था परमाणु हथियार नहीं दे रहे, लेकिन परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां दे रहे हैं, उस तकनीक को दिया जा रहा है। तो भविष्य में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियार भी बना ले। तो हमारे परमाणु अप्रसार की चिंता भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात करें ऑकस के प्रमुख निर्णय और हालिया बैठकों की बात करें 25-26 की, तो ऑकस गठबंधन कागजी वादों से आगे बढ़ के अब जमीनी स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। जैसे हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी अक्टूबर 2025 में, कहाँ पे? वॉशिंगटन, अमेरिका में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, इन दोनों के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें साफ किया गया था कि अमेरिकी नेतृत्व में बदलाव के बावजूद ऑकस उच्च प्राथमिकता पे बना रहेगा। क्योंकि जो बाइडेन के बाद में क्या हमारे कौन आ गया? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर भी ऑकस को काफी ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बात करें ऑकस पिलर 2 समिट फरवरी 2026 की बात करें, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में समिट हुई थी। तो रक्षा विनिर्माण में एआई और हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण को एकीकृत करने और निजी टेक कंपनियों को गठबंधन से जोड़ने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। किसमें? ऑकस पिलर 2 समिट में फरवरी 2026 की। फिर रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी 30 मई 2026 को। क्या हमारे रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी 30 मई 2026 को, कहाँ पे? सिंगापुर में। तो इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ऐतिहासिक निर्णय क्या था कि पिलर 2 के तहत अंडर सी ड्रोन जो यूएवी है, उनके विकास का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसकी डिलीवरी कब होगी? 2027 में। साथ ही हमारे क्या 2027 तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबमरीन रोटेशन फोर्स वेस्ट, इसकी स्थापना पक्की की गई है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है उनकी बैठक हुई थी मई 30 मई 2026 को, उसमें हमारे निर्णय लिए गए, जिसमें पहला निर्णय तो हमारे क्या था? अंडर सी ड्रोन का विकास का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, जिसकी डिलीवरी 2027 में दे दी जाएगी। और 2027 तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबमरीन रोटेशनल वेस्ट फोर्स वेस्ट, इसकी स्थापना पक्की की गई। अब इनके संबंध में कुछ खास बातें देख लेते। तो जापान के सुझाव की बात करें, जापान कह रहा है कि ऑकस में मुझे भी जोड़ लो और जो ऑकस प्लस कर दो। तो उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग जो पिलर 2 है, इसके लिए जापान जैसे समान विचारधारा रखने वाले देशों को भी इस गठबंधन में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिसका नाम रखेंगे ऑकस प्लस। फिर पनडुब्बियों की डिलीवरी का शेड्यूल की बात करें तो योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 2030 के दशक की शुरुआत में अमेरिका से कम 3 वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियां खरीदेगा। और उसके बाद 2040 के दशक तक ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक पूरी तरह से नई श्रेणी के पनडुब्बी एसएसएन ऑकस का निर्माण करेंगे। कौन? और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर। अब हमने दोनों संगठनों के बारे में देख लिया, क्वाड भी देख लिया और ऑकस भी देख लिया। अब दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। यदि परीक्षा में पूछे तो आपको क्या बताना है। तो इन दोनों समूहों की बुनियादी प्रकृति को समझने के लिए हमने दोनों के एक तुलनात्मक चार्ट बनाया है। बात करें क्वाड ऑकस की, बात करें सबसे पहले पूरे नाम की, तो क्वाड का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑकस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। सदस्य कौन कौन से देश है? क्वाड में हमारा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑकस में हमारा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। गठबंधन की कैसी प्रकृति है? तो ये हमारे कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मंच है। तो ऑकस की बात करें तो ये विशुद्ध सैन्य और उच्च तकनीकी रक्षा गठबंधन है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्वाड की बात करें तो ये हमारा स्वतंत्र, खुला, समावेशी हिंद प्रशांत सुनिश्चित करना है। कैसा? हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करना है, स्वतंत्र, खुला और समावेशी, जिसमें हमारे वैक्सीन, जलवायु, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे होंगे। ऑकस की बात करें तो चीन के सैन्य विस्तार को रोकने के लिए क्या? चीन के सैन्य विस्तार को रोकने के लिए परमाणु पनडुब्बियों और उन्नत रक्षा हथियारों का निर्माण करना है। क्या? चीन के सैन्य विस्तार को रोकने के लिए परमाणु पनडुब्बियों और उन्नत रक्षा हथियारों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें सैन्य समझौते की, तो इसमें जो हमारे क्वाड है, तो क्वाड में कोई औपचारिक सैन्य संधि या आपसी रक्षा की गारंटी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ है।
जबकि हमारे ऑकस की बात करें तो ये कठोर सैन्य समझौता है जिसमें रक्षा तकनीक और हथियारों का सीधा-सीधा हस्तांतरण शामिल किया गया है। भारत की स्थिति की बात करें तो क्वाड में भारत इसका एक प्रमुख संस्थापक और सक्रिय सदस्य है। ऑकस की बात करें तो ऑकस में क्या भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करता है। भारत क्या ऑकस का समर्थन करता है। अब बात करें ऑकस और क्वाड दोनों अलग-अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, मतलब जो कमी क्वाड में रह गई थी वो ऑकस पूरी करता है। बात करें भले ही दोनों समूह अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों मिलके एक क्या संपूर्ण रणनीति बनाते हैं। जैसे हमारा सॉफ्ट पावर बनाम हार्ड पावर का शानदार तालमेल है दोनों के बीच। क्वाड की बात करें तो क्वाड सॉफ्ट पावर है, ऑकस क्या है हमारा हार्ड पावर है। क्वाड की बात करें तो ये समूह हमारे गैर सैन्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और ये हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को कोरोना वैक्सीन बांटने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने, समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और नई तकनीक जैसे हमारे 5G, 6G के विकास करने में मदद करता है और हमारे चीन के आर्थिक प्रभाव को कम करता है। उसी तरह ऑकस क्या हार्ड पावर के रूप में काम करता है और ये समूह सीधे तौर पर सैन्य ताकत पर केंद्रित है। किस पे? सैन्य ताकत पर केंद्रित है। जब चीन दक्षिणी चीन सागर या ताइवान के पास सैन्य आक्रामकता दिखाता है, तो ऑकस की परमाणु पनडुब्बियां और हमारे हाइपरसोनिक मिसाइलें उसे रोकने का काम कर सकती है। तो भारत के लिए रणनीतिक सुविधा की बात करें तो भारत के क्वाड में शामिल होकर एक वैश्विक कूटनीतिक नेता की भूमिका निभाता है, लेकिन गुटनिरपेक्षता की अपनी ऐतिहासिक नीति की वजह से वह किसी भी देश के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने से बचता है। भारत के किसी भी देश के साथ क्या औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने से बचता है और ऑकस क्या इस कमी को पूरा कर देता है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऑकस के साथ जरिए क्या प्रशांत महासागर में चीन को सैन्य रूप से उलझाए रखते हैं, जिससे क्या भारत को बिना किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए हिंद महासागर में चीन का जो दबाव है वो कम करने में मदद मिलती है। फिर बात करें क्षेत्र का ध्रुवीकरण होने से बचाने की बात करें तो क्या यदि क्वाड को ही एक सैन्य गठबंधन बना दिया जाता तो आसियान जैसे देश जैसे हमारे वियतनाम, इंडोनेशिया ये देश क्या घबरा जाते। उनको लगता है कि दुनिया फिर से शीत युद्ध की तरफ दो गुटों में बंटने जा रही है। ऑकस बनने से क्या क्वाड को पूरी तरह से कूटनीतिक और आर्थिक मंच का विकास का मंच बनने रहने की आजादी मिल गई है, जिससे छोटे देश भी बिना डरे क्वाड के साथ सहयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें तो दोनों के दोनों समूहों में देखें क्वाड और ऑकस, तो संक्षेप में देखें तो क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक ढाल और मददगार हाथ की तरह काम कर रहा है, जो हमारे क्या कूटनीतिक और अर्थव्यवस्था को संभालता है, जबकि हमारे ऑकस क्या एक तलवार की तरह, किसकी तरह? तलवार की तरह। और क्वाड क्या ढाल की तरह और ऑकस क्या तलवार की तरह है, जो संकट के समय सैन्य निवारण और सुरक्षा की गारंटी देता है। दोनों के दोनों मिलकर इस क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने क्वाड और ऑकस के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।